दोस्तों, हाल ही में रेड सी में ईरान के द्वारा समर्थित हूती नामक विद्रोही ग्रुप ने कई सारे मर्चेंट शिपों पर हमला किया है और इन विद्रोहियों द्वारा ऐसा इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में हमास के समर्थन में किया जा रहा है और हूती विद्रोहियों द्वारा उन सभी जहाजों पर भी हमला किया जा रहा है जो कि इजराइल से आ रहे हैं या फिर उनका किसी न किसी रूप में इजराइल से संबंध है। दोस्तों, इस घटना के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत सारी टेंशन बढ़ गई है और इसी को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने अन्य 10 देशों के नेवी के साथ मिलकर वॉरशिप और अन्य नेवल वेसल्स को रेड सी में डिप्लॉय भी कर दिया है ताकि फ्री ट्रेड रूट को इस्टेब्लिश किया जा सके। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए रेड सी क्राइसिस के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि यह ट्रेड रूट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और अगर यह कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो इसका वैश्विक इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। Tensions in the nearby Red Sea. Red Sea has been witnessing attacks from the ping by Yemen-based Houthi rebels. दोस्तों, अभी हमास और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध शांत ही नहीं हुआ था कि फिर से मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ईरान और अमेरिका के बीच में शुरू हो गया है और पिछले कुछ दिनों में कुछ घटित घटनाओं ने इस बात की और भी पुष्टि की। इस कॉन्फ्लिक्ट में खतरे का केंद्र यदि हम देखें तो रेड सी है, जहां यमन में स्थित और ईरान के द्वारा समर्थित हूती विद्रोही इजराइल से वास्तविक या कथित रूप से संबंध रखने वाले मर्चेंट शिपों पर हमला कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि यह हूती विद्रोही आखिर हैं कौन और ये इजराइल पर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, हूती नामक विद्रोही ग्रुप यमन में स्थित एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है और इस ग्रुप ने 2014 में यमन पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था और ईरान की मदद से खुले रूप से उग्रवाद को फैला रहा है। दोस्तों, अगर हमें यह जानना है कि ये अटैक्स आखिर हो क्यों रहे हैं तो इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। दोस्तों, हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ एक डील किया था जिसमें उन्होंने अमेरिका को यह प्रॉमिस किया था कि वे अपने तेलों की बिक्री सिर्फ और सिर्फ डॉलर में करेंगे और इसके बदले में अमेरिका उन्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करेगा और इस मिलिट्री सिक्योरिटी का सऊदी अरब ने गलत रूप से इस्तेमाल किया, जहां उसने इन सभी अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल ईरान में आए दिन बम को गिराने के लिए करता रहा है। तो सऊदी अरेबिया ऐसा इसलिए भी करता है क्योंकि सऊदी अरब सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य वाला देश है और ईरान शिया मुस्लिम वाला देश। अब हम सब इस बात से तो वाकिफ हैं कि शिया और सुन्नी में कितनी नफरत है, तो बस इसी का फायदा अमेरिका अभी तक उठाता रहा है। दोस्तों, ईरान इन सब के बारे में सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि ईरान पर अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस लगाए गए हैं और इन्हीं सैंक्शंस की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था आज के समय में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। दोस्तों, ईरान जैसे देश जिनके पास इतनी मात्रा में तेल का रिजर्व होने के बावजूद भी सैंक्शंस की वजह से ये किसी देश को अपना तेल सप्लाई नहीं कर सकते और उन्होंने इस समस्या का निजात पाने के लिए ईरान ने अमेरिका का ही फॉर्मूले को कॉपी कर लिया। जहां अमेरिका ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को लड़ने के लिए पाकिस्तान में मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देकर अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ाई करने को भेजा था और जिसमें वह काफी हद तक कामयाब भी रहा था। आज के समय में भी ऐसे ही 2 आतंकी संगठन ईरान भी चला रहा है जिनका नाम हिजबुल्लाह और हूती ग्रुप है और इन्हीं 2 गुटों के जरिए ईरान वह काम करने की कोशिश कर रहा है जो वह सैंक्शंस की वजह से अपनी सेना के जरिए नहीं कर सकता है। दोस्तों, इजराइल हमास वॉर शुरू हुए इतने दिनों बाद भी हूती विद्रोहियों ने कोई भी डायरेक्ट एक्शन को नहीं लिया था, लेकिन अमेरिका के परमानेंट सपोर्ट की वजह से और इजराइल के समर्थन में जब रेड सी में एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की गई तो हमले की शुरुआत हूती ग्रुप ने कर दी और ईरान तब तक नहीं रुकेगा जब तक अमेरिका इजराइल को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता। और अगर हम इसे एक और नजरिए से देखें तो यह बात साबित हो जाती है कि यह युद्ध अमेरिकी संगठन बनाम ईरान का है। दोस्तों, इजिप्ट भी मुस्लिम बाहुल्य राज्य है और सऊदी भी मुस्लिम बाहुल्य राज्य, लेकिन इन दोनों ने इस युद्ध में बढ़कर हिस्सा नहीं लिया है। यहाँ तक सऊदी ने तो इजराइल के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में हिस्सा ले रहा था। तो यहाँ तो यह बात क्लियर है कि यह वॉर जो कि शुरुआती समय में हम सभी को धार्मिक रूप से लग रहा था वह धार्मिक न होकर के अमेरिकी अलायंस बनाम ईरान का है। दोस्तों,
विश्व के 12% ट्रेड इसी नाग सागर से होकर गुजरता है और अगर यह कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो डेवलपिंग कंट्रीज के इकोनॉमी पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि रेड सी का इलाका एक शॉर्टकट है जो कि शिपिंग चार्जेस को घटाता है और अगर इस रूट पर थ्रेट हुआ तो सभी शिपों को पूरा अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस करके अरब सागर में आना पड़ेगा, जो कि शिपिंग कॉस्ट को 3 से 4 गुना तक बढ़ा देगा। और अगर ऐसा हुआ तो रिसेशन यानी कि महंगाई के इस दौर में पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा या सोचने की जरूरत है दोस्तों। और इस समस्या से निजात के लिए अमेरिका ने 10 अन्य देशों की नौसेना को मिलाकर इस रास्ते को प्रोटेक्शन देने का वादा किया है दोस्तों। यह कॉन्फ्लिक्ट इन सभी देशों के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही महंगा पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा एक ड्रोन छोड़ा जाता है जिसकी लागत 50,000 है और उस ड्रोन को मारने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट लाखों में है, तो यह उन सभी नौसेना की रिस्पेक्टिव कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए कितना महंगा पड़ेगा। और इसी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए इंडिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है। इसके बजाय इंडिया ने अपने 3 स्ट्रेंथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को रेड सी के पास भेज दिया है दोस्तों। इंडिया का ईरान के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहा है और अगर इंडिया इस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो वह ईरान के खिलाफ चला जाता है, जो कि इंडिया इस समय अफोर्ड कर ही नहीं सकता और इसलिए उसने अपने सभी शिपों की सेफ्टी के लिए सेपरेट मिशन को भेजा। और इंडियन गवर्नमेंट जानती है कि ईरान कभी भी इंडियन वेसल पर जानबूझकर हमला नहीं करेगा दोस्तों। कॉन्फ्लिक्ट छोटा हो या बड़ा, आपकी देश का उससे सीधा संबंध है या नहीं, उस कॉन्फ्लिक्ट का असर आपकी इकोनॉमी पर जरूर पड़ता है। और इन सभी बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह कॉन्फ्लिक्ट इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है और कोविड महामारी तथा रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद विश्व की सभी इकोनॉमीज अभी उससे उभरने की कोशिश ही कर रही हैं। और अगर मिडिल ईस्ट में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट फिर से खड़ा हो जाता है तो यह वैश्विक रूप से सभी देश की इकोनॉमी पर असर डालेगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।